Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic of discussion is enzyme catalysis. अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि एंजाइम क्या होता है। कैटलिस्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब इस टॉपिक में मतलब क्या है कि एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। ओके, सो एंजाइम क्या होते हैं? ये एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग प्लांट और एनिमल से प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक्चुअली में जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही हैं। ये ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है और जो वाटर में डिज़ोल्व करने पे कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं। एंजाइम जो है वो बहुत ही इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। अब एंजाइम किस रिएक्शन से कंसर्न्ड होते हैं? वो रिएक्शंस जो कि नेचुरल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं। अब जो आपके बस आपकी ह्यूमन बॉडी में रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही है या एनिमल्स की, प्लांट की बॉडीज़ में जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, ऐसी बहुत सारे रिएक्शन को जो कैटलाइज करते हैं उसी का ही नाम क्या है? एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स को हम एक और नाम देते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। और जिस फिनोमेना से ये काम करते हैं उसी को ही हम नाम देते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस। सो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं आपको प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट में मिल जाएंगे लिविंग सेल से, जबकि पहला जो एंजाइम आपके पास लैब में सिंथेसाइज हुआ था वो 1969 में हुआ था। कुछ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर इज़ योर सुक्रोज। जब आप इन्वर्जन की बात करते हो, यहाँ पर क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होता है। इसके बारे में आपको आइडिया मिलेगा हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स जब हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। इन्वर्जन का मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपोजिट हो जाती है। तो एक रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसमें क्या हो रहा है कि जो सुक्रोज है, दैट इज़ योर केन शुगर, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। दैट इज़ सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? इन्वर्टेज। सो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर किसकी प्रेजेंस में हो रही है? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सेकेंड, आपके पास ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है इथाइल अल्कोहल में। ग्लूकोज इज अगेन C6H12O6। इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? इथाइल अल्कोहल में। और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज्ड किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है? जाइमेज। नेक्स्ट इज स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा है माल्टोज में। माल्टोज भी उसका जो फॉर्मूला है वो सेम होता है जो सुक्रोज का होता है। सो माल्टोज क्या बनाने हैं हमने? कैसे बनाएंगे? स्टार्च से। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होगा? C6H10O5। इसके n नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास बनता है माल्टोज। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है? रिएक्शन डाइटेज की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज से हमने क्या बनाना है? ग्लूकोज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करोगे, ग्लूकोज बनेगा। क्या एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? माल्टेज। नेक्स्ट इज यूरिया की डिकम्पोजिशन हो रही है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। यूरिया इज NH2CONH2। उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या बनेगा? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यूरिया की डिकम्पोजिशन हो रही है तो एंजाइम कौन सा आ रहा है? यूरिएज। अगर हम अपने प्रोसेस की, ह्यूमन बॉडी की प्रोसेसेस की बात करें तो स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम है वो किसको कन्वर्ट करता है? प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। कैसे? हाइड्रोलिसिस के द्वारा। जैसे हमने प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमीनो एसिड्स में। नेक्स्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं, आप दूध रखते हो, दूध को खट्टा लगाते हो, दही जम जाती है। अब किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है? दही इतनी जल्दी क्यों जम रही है? वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है? लैक्टोबैसिली। सो ये भी क्या है? एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जहाँ पर मिल्क का जो कन्वर्जन है वो कर्ड में हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज़ नोन एज लैक्टोबैसिली। अब ये एक समराइज टेबल है। देखिए अभी हमने पढ़ा ना कि अगर आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कर रहे हो तो उसमें इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो उसमें हो क्या रहा था? सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहे थे। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट था? इन्वर्टेज। और इस एंजाइम का सोर्स क्या है? इन्वर्टेज बनता कहाँ से? यीस्ट से बनता है। सेकेंड रिएक्शन थी ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा था जाइमेज। नेक्स्ट थी स्टार्च से आप माल्टोज बना रहे हो, एंजाइम कौन सा? डाइस्टेज। नेक्स्ट है माल्टोज से आप ग्लूकोज बना रहे हो, एंजाइम कौन सा है? माल्टेज। यूरिया से आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, एंजाइम कौन सा है? यूरिएज। और प्रोटीन्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो अमीनो एसिड्स में, ये स्टमक में रिएक्शन हो रही थी। और आपके पास एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। ये सारे एंजाइम्स दिए हुए हैं आपके पास। इन एंजाइम्स का ये सोर्स है, कहाँ से ये बनते हैं और किन एंजाइमेटिक रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं।
अब नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। दैट मीन्स जो एंजाइम किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एंजाइम जो है सबसे पहली चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा भी आपने कोई एंजाइम डाला किसी रिएक्शन में तो रिएक्शन को, उसकी स्पीड को, उसकी रेट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इनकी हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है। दैट मीन्स कि एक एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज करेगा। आप सोचो वही एंजाइम आप किसी दूसरी रिएक्शन में डाल दो और कैटालाइज करा दो उसको, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट इज मोस्ट हाईली एफिशिएंट। मोस्ट हाईली एफिशिएंट हमने बात की कि थोड़ा सा ही आप अगर एंजाइम डाल रहे हो ना, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रहे, फिर भी वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत फास्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पर दिया भी है कि अगर आप एक मॉलिक्यूल एक एंजाइम का डाल रहे हो तो वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल जो है उसको रिएक्टेंट को कैटेलाइज करेगा कितनी देर में, 1 ही मिनट में। मतलब एक मॉलिक्यूल आपने एंजाइम का डाला, वो एक रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है जिसमें 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, और टाइम सिर्फ वो 1 मिनट ही ले रहा है। सेकेंड इज हाईली स्पेसिफिक नेचर। दैट मीन्स हर एक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है किसी गिवन रिएक्शन के लिए। एक कैटलिस्ट जैसे किसी और रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता था, ऐसे ही एंजाइम भी क्या है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, इसलिए एंजाइम्स भी किसी और रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकते। सो हमने भी बात करी कि आप अगर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कर रहे हो, दैट मीन्स सुक्रोज को आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहे हो, उस टाइम पे जो एंजाइम हम ले रहे हैं वो है इन्वर्टेज। अगर हम सेम ही रिएक्शन लें, इसमें हम एंजाइम सपोज ले लेते हैं माल्टेज, क्या ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड होगी माल्टेज की प्रेजेंस में? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर आपके पास जो एंजाइम है वो किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा, किसी दूसरी रिएक्शन को वो कैटेलाइज नहीं करेगा। इसी का मतलब था हाईली स्पेसिफिक नेचर से। नेक्स्ट इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। दैट मीन्स कि जो आपके पास एंजाइम है वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। उससे अगर आपने नीचे टेम्परेचर रेंज ले ली या उससे ऊपर ले ली तो उसकी जो एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आपके पास जो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन है वो मैक्सिमम होगा किसी एक डेफिनेट टेम्परेचर पे। उसी डेफिनेट टेम्परेचर को ही हम नाम क्या दे रहे हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर की आइदर साइड, मतलब डिक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर की साइड, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम होगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो है एंजाइम की एक्टिविटी का वो है 298 से 310 केल्विन। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज क्या है एंजाइम की एक्टिविटी का, 298 से लेके 310 केल्विन। और इसी रेंज में ही जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी। आप सोचो कि 298 से 290 ले लीजिए, आप यहाँ मान लीजिए 310 है तो 312 केल्विन ले लिया। तो इन दोनों टेम्परेचर रेंज पे जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम नहीं होगी, इनसे कम ही होगी, इस टेम्परेचर रेंज से हमेशा कम रहेगी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 310 केल्विन है, इसीलिए वो सूटेबल है बहुत सारी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। अगेन कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो किसी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। अब जो रेट है अगेन आपके पास एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन का वो मैक्सिमम होगा किसी पर्टिकुलर पीएच पे, और वो जिस पीएच पे मैक्सिमम होगा, जिस पीएच रेंज पे मैक्सिमम होगा, उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच। अब इसके लिए जो रेंज है वो क्या है, 5 to 7। अगर 5 to 7 pH की रेंज है उस टाइम पे जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम। अब आपने क्या करना है, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हो, कैसे? एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम डाल के। जैसे हमने कैटलिस्ट की बात की थी, उस टाइम में हमने बोला था अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो आप वहाँ पर क्या डाल रहे थे, प्रोमोटर्स डाल रहे थे। यहाँ पर आप क्या बात करो, एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम। सो एंजाइम की जो एक्टिविटी है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल के, और उन्हीं सब्सटेंस का नाम क्या होता है, कोएंजाइम। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक छोटा सा आप नॉन प्रोटीन पार्ट, सपोज विटामिन आपने ले लिया एंजाइम के साथ, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना वो और ज़्यादा इन्हेंस्ड हो जाती है, ठीक है। सो एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, जनरली मेटल आयंस होते हैं, जैसे सोडियम पॉजिटिव हो गया, मैंगनीज 2 पॉजिटिव हो गया, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव हो गया, या कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया। ये मेटल आयंस जब एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ वीकली बाउंड होंगे तो उस टाइम पे एंजाइम की कैटालिटिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल एमाइलेज एक एंजाइम है, जब आप एमाइलेज को लेते हो सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, सोडियम क्लोराइड में आयंस कौन से प्रेजेंट होंगे, सोडियम और क्लोराइड आयन, और सोडियम आयन हमें पता है जब एक्टिवेटर काम करता है
तो जब एमाइलेज आप सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में लेते हो ना, तो उस टाइम पे एमाइलेज की जो कैटालिटिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन्स। अगेन हमने कैटलिस्ट में बात की थी ना कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, उसी का नाम हमने क्या बोला था, पॉइजन्स। यहाँ भी यही काम है। अब क्या है, इनहिबिटर्स और पॉइजन्स का क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जैसे ऑर्डिनरी कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम भी इनहिबिट हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। कब, जब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आप डालोगे जो उसकी एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, और उन्हीं सब्सटेंस का नाम होता है इनहिबिटर्स और पॉइजन्स। इनहिबिटर और पॉइजन क्या करते हैं, ये जो भी एंजाइम के सरफेस पे एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, या तो उसकी एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे, या कंप्लीटली ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, कंप्लीटली ही ख़त्म कर देंगे एंजाइम की एक्टिविटीज़ को। जो अब ड्रग्स या मेडिसिन है उसका जो काम होता है ना, वो एज अ एंजाइम इनहिबिटर ही होता है बॉडी में। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे जब हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही समझना ज़रूरी है कि इनहिबिटर या पॉइजन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। ये हमेशा आपको नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि हमेशा ही कोई गलत चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स जैसे पॉइजन नाम आ गया तो हमेशा इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं और उसका नेगेटिव इफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि बॉडी में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसको हमें स्टॉप करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इन इनहिबिटर्स या पॉइजन्स का यूज़ करते हैं, और उस टाइम पे इनका जो है बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब हम समझते हैं कि एंजाइम कैटालिसिस का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम कर रहा होता है। अब होता क्या है कि जो एंजाइम का सरफेस है, एंजाइम का जो पार्टिकल साइज होता है ना, वो कोलोइडल पार्टिकल रेंज में होता है। तो एंजाइम के जो सरफेस है ना, वहाँ पर बहुत सारी कैविटीज़ प्रेजेंट है, दैट मीन्स खाली स्पेस प्रेजेंट है, और इन कैविटीज़ की कोई पर्टिकुलर शेप होती है, और उसमें क्या होते हैं, एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। एक्टिव ग्रुप्स में कौन सा हो सकता है, NH2 C डबल बॉन्ड O, OH हो गया, SH हो गया, OH हो गया, ये सारे क्या एक्टिव ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में आपके पास क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर्स होते हैं एंजाइम पार्टिकल के सरफेस पे। अब रिएक्टेंट का जो भी मॉलिक्यूल है जिसकी इनएक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप जैसी शेप है, वो वहाँ पर आके फिट होगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर की एक लोप में जाके फिट हो जाती है। अब इनएक्टिव ग्रुप्स की प्रेजेंस में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा। अब इस फिगर से समझते हैं सारा मैकेनिज्म। ये आपके पास है एंजाइम, इस एंजाइम के यहाँ पर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर शेप बनी हुई है। ये साथ में आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज सबस्ट्रेट, ठीक है, इसकी भी एक पर्टिकुलर शेप है। तो जो भी आपके पास एंजाइम उसी सबस्ट्रेट से जाके रिएक्ट करेगा जिसकी ये पर्टिकुलर शेप होगी, ताकि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन सके। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो, जब एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना है तो एंजाइम कंप्लीटली फिट हो गया रिएक्टेंट के अंदर, या आप बोलो रिएक्टेंट की जो प्रॉपर साइट्स है वो एंजाइम के अंदर कंप्लीटली फिट हो गई, तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर आपके पास ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट के बाद एंजाइम एज इट इज़ रिजनरेट हो गया। जैसे हम बात करते थे कि कैटलिस्ट जो है वो एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, बट खुद कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। सेम एंजाइम के साथ भी है, एंजाइम की जो शेप थी वो एज इट इज़ डेवलप हो गई। अब रिएक्टेंट जो है उसने रिएक्ट करा, एक आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर वो डिकम्पोज हो गया और प्रोडक्ट बन गया। हमारा काम प्रोडक्ट बनाना था, ठीक है, और एंजाइम एज इट इज़ रीजनरेट हो गया सेम शेप वाला, ठीक है, और सेम ही यील्ड में। सो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को हम ये मान सकते हैं कि 2 स्टेप में काम हो रहा है। सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो रहा है। सबस्ट्रेट इज़ अनदर नेम ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन हो रहे हैं, क्या बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट। अब ये जब ये ऐसे हम हैश लगाते हैं ना, दैट मीन्स नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता कभी भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और क्या बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट वापस से आपको जो चाहिए था वो बन जाएगा, और एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। टेबल 5.3 में डिटेल डिस्कशन करेंगे इन प्रोसेसेस के बारे में जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, बट एक सिंपल सा यहाँ पर आप आइडिया ले लीजिए।
फर्स्ट इज प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में ध्यान रखिए हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो फाइनली डिवाइडेड आयरन है। अब फाइनली डिवाइडेड मतलब उसका जो साइज़ है पार्टिकल साइज़ वो बहुत ही छोटा होगा, और हमें पता है कि जिसका पार्टिकल साइज़ जितना छोटा होगा वो उतना ही अच्छा एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमने आयरन लिया यहाँ पर कैटलिस्ट, मोलिबिडनम प्रमोटर लिया। कंडीशंस ध्यान रखिएगा, 200 बार प्रेशर लेते हैं हम, 723 से 773 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। आजकल जो यूज़ होने लगा है ना इस प्रोसेस में वो यूज़ होता है आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर, साथ में पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना यूज़ किया जाता है इसी प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑस्ट्रल प्रोसेस, जिसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं नाइट्रिक एसिड का। ये सारी रिएक्शंस होती हैं आपके पास। फर्स्ट रिएक्शन है अमोनिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी और नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। देन नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके नाइट्रिक एसिड बना देगी। दिस इज होल इज ऑस्ट्रल प्रोसेस। अब यहाँ जो कैटलिस्ट यूज़ होता है दैट इज प्लेटिनाइज्ड एबेस्टस यूज़ होता है और टेम्परेचर होता है 573 केल्विन। ये डिस्कस भी करेंगे आगे भी जब हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। स्टेप्स क्या है यहाँ पर? पहला स्टेप है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। देन सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑलियम बना देगा और ऑलियम के हाइड्रोलिसिस से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करना है और इनिशियली यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड लेके ही चल रहे हैं, फिर ऑलियम बना रहे हैं, तो डायरेक्टली हम क्यों नहीं करते? इसका भी आंसर आपको मिलेगा जब हम पी ब्लॉक में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान रखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है अगेन प्लेटिनाइज्ड एबेस्टस है जो हमने अभी ऑस्ट्रल प्रोसेस में भी देखा था। या फिर दूसरा कैटलिस्ट जो है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, टेम्परेचर जो रहता है 673 से 723 केल्विन। ओके, अब ये इंटेक्स क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इसी के बेसिस पे है। कोई भी डाउट हो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो click on the like button. If you find this video useful then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for watching.